स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, अब तक हमने जीओसी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जीओसी का लास्ट इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह ही होता है, बट ये डिफरेंस है कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है। तो देखिएगा क्या होगी डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होगा कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड CH और CX सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड CH और सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखना बेटा, CH और CX बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। अब बात आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को सबसे पहले किसने गिवन किया था। तो पहले इसके कुछ की पॉइंट है वो जान दे आप। गिवन बाय, बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन को जो गिवन किया था वो था नाथन एंड बेकर। अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला था वो था नाथन और बेकर, इसलिए इसका सिनोनियम इट इज कॉल्ड। इसलिए ध्यान रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाथन बेकर इफेक्ट। तो सबसे पहला इट इज कॉल्ड नाथन बेकर इफेक्ट। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, अर्थात बिना बॉन्ड वाला रेजोनेंस इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो CH है और आपका मतलब हाइड्रोजन और जो अल्फा कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसको नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। उसका रीजन है नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों बोलते हैं? नो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसको नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। इसके अलावा बेटा इसके अंदर देखो आप, सिग्मा का और पाई का कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो देखो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ, इसलिए तो इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और अगर पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल हो तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल किस में होते हैं? p ऑर्बिटल में, इसलिए इसको हम सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या फिर हम यहाँ पर सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो आप ध्यान दें, हाइपर कॉन्जुगेशन को नाथन बेकर इफेक्ट, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब बात आती है यहाँ से इसके कैरेक्टर क्या क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, रेजोनेंस परमानेंट है, मेसोमेरिक परमानेंट है। ऐसे ही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट है। तो ध्यान रखना बेटा, इट इज परमानेंट इफेक्ट। तो ध्यान रखना बेटा, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। नंबर 2, आपको पता है बेटा रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कितना ही लंबा कॉन्जुगेशन हो, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा। तो सेकंड पॉइंट है डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, अर्थात ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट की तरह डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज नहीं होता। ये कितनी डिस्टेंस हो, हर कार्बन पर सेम इफेक्ट ऑब्जर्व करता है। नंबर 3,
अगर नंबर 3 की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमने देखा था कि केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, रेजोनेंस में पाई का होता है। और देखो तो इंडक्टिव में होता है सिग्मा का बट पार्शियली, रेजोनेंस में होता है पाई का बट कंप्लीट, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा का बट कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH और CX बॉन्ड। ध्यान रखना यहाँ पर CH और CH जो बॉन्ड है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो भी कौन सा, कंप्लीट। अब ध्यान दे बेटा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये किस किस में ऑब्जर्व होगा, तो टेक प्लेस इन एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। जैसे आपका अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो वो एल्केन में होता है, एल्किन और एल्काइन में ऑपरेट नहीं होता। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट ओनली इन एल्केन, जबकि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस एल्किन, एल्काइन, बेंजीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल दोनों में होता है। तो ये तो बिल्कुल रेजोनेंस की तरह ही है, बट इतना डिफरेंस है कि रेजोनेंस में पाई का और आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे नंबर 4, वो हो जाएगा आपका टेक प्लेस इन एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। क्यों? क्योंकि इन तीनों में पाई बॉन्ड है। इसके अलावा कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि इनमें p ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने लिखा है ना सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तो ये तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का। और ये जो लिखा है ये किसका है, ये सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन का है बेटा। तो टेक प्लेस इन एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, इनके अंदर यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग। आप देखिएगा, आपको पता है कि सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड, हमें पता है बेटा सिग्मा बॉन्ड हमेशा sp3 कार्बन के साथ होगा, तो इसको हम sp3 p ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 p ऑर्बिटल इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हमेशा sp3 और p ऑर्बिटल का क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। sp3 से मतलब है आपका H और X अटैच विद sp3 कार्बन, आपका हाइड्रोजन और जो हेलोजन होगा वो sp3 कार्बन से अटैच होगा। और p ऑर्बिटल से मतलब है पाई बॉन्ड होगा, कार्बन केटाइन होगा या फ्री रेडिकल होगा। इसलिए इसके अंदर जो भी ओवरलैपिंग होती है वो sp3 और p वाली होती है। दोबारा समझा दूं, sp3 से मतलब है कि आपका यहाँ पर जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, अर्थात हमारे पास यहाँ पर जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ x और h का, वो हमेशा sp3 कार्बन पर होगा। और p से मतलब है पाई बॉन्ड, वो भी p ऑर्बिटल के पैरेलल होता है, केटाइन वो भी p में होगा और फ्री रेडिकल वो भी p में होगा। इसलिए इस ओवरलैपिंग को हम sp3 p ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज ध्यान दें, नंबर 5 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट क्या है कि इन एलिफेटिक सिस्टम, अगर आपका सिंगल बॉन्डेड कोई सिस्टम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसके अंदर बेटा नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अर्थात अगर कोई भी आपका एलिफेटिक सिस्टम है, डबल बॉन्ड वो नहीं है या सिंपल केटाइन या फ्री रेडिकल का पार्ट है, तो इसी कंडीशन पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वही उसकी नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बराबर होंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन है या कब होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन यही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू sp2 कार्बन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा,
at least one hydrogen and halogen with respect to sp2 hybridized कार्बन। अर्थात सबसे पहली और असेंशियल कंडीशन यह है कि बेटा आपके sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन एक अल्फा हाइड्रोजन और एक अल्फा क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। बेटा यहाँ पर ऑन अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। और नंबर टू के अंदर यह है कि बेटा आपका जो भी हाइड्रोजन हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए, जो कि एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्काइल फ्री रेडिकल हो सकता है या एल्किल कार्बोकेटाइन हो सकता है। तो फर्स्ट वाली तो एसेंशियल कंडीशन है कि एट लीस्ट वन हाइड्रोजन हेलोजन ऑन अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और सेकंड हो जाएगा एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके अंदर आपका एल्कीन एल्काइल कार्बोकेटाइन और एल्काइल फ्री रेडिकल होता है, और वो भी किसके विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू CH एंड CX बॉन्ड। तो ये आपकी दो एसेंशियल कंडीशन है। पहला अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इन दोनों कंडीशन की कोई रिक्वायर नहीं है, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ। अगर ये लर्न है तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। हाइड्रोजन और हेलोजन और ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन को मैं कह रहा हूँ बेटा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन और यह हेलोजन है तो अल्फा हेलोजन, और ये कार्बन आपका क्या होना चाहिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ध्यान रखना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा हुआ अल्फा कार्बन, उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन या हेलोजन अल्फा। तो मैंने लिखा था एट लीस्ट वन हाइड्रोजन और हेलोजन ऑन अल्फा कार्बन, अर्थात इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन कम से कम होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, अर्थात ये आपका जो अल्फा कार्बन है वो sp2 कार्बन पर होना चाहिए। और इसमें लिखा था एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये कार्बन आपका क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए। अब sp2 में क्या क्या हो सकता है बेटा, एक तो हो सकता है डबल बॉन्ड, अर्थात डबल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्कीन। एक क्या हो सकता है बेटा कार्बन फ्री रेडिकल, अर्थात एल्काइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि केटाइन के अंदर जो होता है वहां पर भी sp2 होता है। एक क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है कार्बन फ्री रेडिकल, अर्थात एल्काइल फ्री रेडिकल। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड अर्थात एल्काइल भी हो सकता है। हालांकि एल्काइन sp2 नहीं होता, sp है, बट ये कंडीशन होने पर हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो कहने का मतलब sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और आपका ध्यान रखना अल्फा कार्बन sp3 का पार्ट होना चाहिए। तो sp2 कार्बन अर्थात आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा हुआ कार्बन sp3 हो तो उसको अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन और X होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर है गिवन है, इनके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन पता करना है। सबसे पहला जो है उसके अंदर देखिएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अर्थात हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एल्कीन से रिलेटेड। और हमें पता है बेटा एल्कीन भी आपका sp2 कार्बन है, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा बेटा ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, इस अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन यहाँ पर है और बेटा दो हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो बताओ टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
सेकेंड में देखो बेटा, आपके पास इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ये आपका अल्फा कार्बन है बेटा। इस अल्फा कार्बन पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके अलावा बेटा डबल बॉन्डेड से देखो आप, ये भी अल्फा है, जहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गए बेटा। इससे लगा हुआ कार्बन ये भी अल्फा है, जहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन हो गया। तो टोटल काउंट करो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इसके अंदर टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो बेटा, आपके पास ये सी डबल बॉन्ड सी ये सिस्टम है, sp2 इससे लगा हुआ कार्बन, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन आपका अल्फा है और ये कार्बन आपका अल्फा है। अब आप इन पे हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ पर तो कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पर आपके पास 1 हाइड्रोजन होगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट 4 5 और 6। 4 में प्लस, 5 में भी 6 प्लस है और 6 में भी प्लस है, अर्थात ये सब आपके एल्किल कार्बोकेटाइंस है। अर्थात अब हम यहाँ से कार्बोकेटाइन में पता करेंगे। कार्बोकेटाइन में भी पॉजिटिव चार्ज sp2 का पार्ट है। तो sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा और उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आप देखिएगा ये पॉजिटिव है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन है बेटा, इस वाले पर बेटा 3 हाइड्रोजन है और इस वाले पर 1 हाइड्रोजन है। तो 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सेकेंड वाले में आ जाइएगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है। इसमें 3 sp2 है। इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो बेटा, ये कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज वाला sp2 है। इसके रेस्पेक्ट में आपका ये sp2 है, यहाँ पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट 7 8 और 9 में देखो आप, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अर्थात ये सब आपके बेंजाइलिक कैटाइन है। कौन सा कैटाइन है बेटा, ये आपका बेंजाइलिक कैटाइन है। अब आप देखो, जब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप देखो बेटा, जब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो आपको पता है एक पॉजिटिव ऑर्थो पर, ये भी ऑर्थो पर और ये पेरा पर होगा। ये ग्रुप आपके कहाँ पर है बेटा, मेटा पर। और आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आता। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आता तो बेटा इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 में आ जाइएगा बेटा, 9 में यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। अब आप देखो, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12। ये सब भी आपके बेंजाइलिक कैटाइन का ही पार्ट है बेटा। आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप देखो, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो बेटा इसके अंदर केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। आप देखो बेटा, यहाँ CH2 है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह आपका अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब आ जाएगा 13 14 15। ये सब बेटा आपके अल्काइल फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल भी किसका पार्ट होता है बेटा, sp2 का पार्ट होता है। तो ये भी आपके sp2 है। अब आप देखिएगा 13 वाले में, यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, इससे कनेक्ट ये कार्बन आपका अल्फा है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपका sp2 है और ये भी आपका sp2 है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इस पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इस पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। 3 4 5। तो बताओ टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे इसमें देखो आप, इस कार्बन पे यहाँ फ्री रेडिकल है, ये आपका sp2 है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कोई भी आपका अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर बेटा 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्योंकि ये sp2 है, इस sp2 के साथ में कोई कार्बन होना चाहिए था, क्योंकि sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर भी आपका क्या है, sp2 है और ये कार्बन भी आपका sp2 है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है बट यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बताओ इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट में आ जाइएगा बेटा, आप देखिएगा ये sp2 कार्बन है, ये आपका sp2 कार्बन है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है जहाँ पर CH3 की फॉर्म में, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है बेटा, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन है, तो बताओ टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट में आप देखिएगा बेटा, ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है जहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है बट यहाँ पर दोनों मिथाइल है, इसलिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बताओ इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ध्यान रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चर में आपको अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड को कंसिडर करना है और बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन फॉलोइंग किसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो अभी मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट वाले में यहाँ पर फ्री रेडिकल है, अर्थात ये sp2 कार्बन है। अब इस पर इधर वाला कार्बन भी sp2 है, इसका मतलब यहाँ से तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। आप देखिएगा इस कार्बन पे लगा हुआ ये कार्बन आपका sp3 है और इस sp3 कार्बन पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो बेटा नो हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो ये आपका sp2 है बेटा। अब sp2 पर इधर भी रिंग है, इधर भी रिंग है, इधर भी रिंग है। अगर यहाँ रिंग है तो यहाँ पर भी sp2, यहाँ रिंग है तो यहाँ पर भी sp2, यहाँ रिंग है तो यहाँ पर भी sp2। तो बेटा यहाँ पर फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में एक कार्बन आपका sp3 होना चाहिए और उस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब नो हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में देखिएगा बेटा, ये कार्बन आपका sp2 है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन आपका sp3 है और इस sp3 कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर अभी आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, फर्स्ट और सेकेंड में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात जिसके अंदर sp3 कार्बन नहीं है। तो पहले में देखो आप टोलुइन है, टोलुइन में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप देखो ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन sp3, ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर बेटा यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सेकेंड में देखो बेटा, ये कार्बन आपका sp2 है, sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन sp3 है, ये इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और इस पर यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बट आप सी स्ट्रक्चर में देखो बेटा, सी स्ट्रक्चर में sp2 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 sp2, यहाँ पर ऑल कार्बन आपका sp2 है, इसलिए बेटा नो अल्फा हाइड्रोजन और नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे आप देखिएगा लास्ट में भी आपके पास टोलुइन है, टोलुइन है तो इसका मतलब इसके अंदर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर टोलुइन नहीं तो मैं इसको इथाइल बना लूँ तो भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना होगा। तो आप देखिएगा बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, अर्थात ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पे लगा हुआ कार्बन sp3 है, अर्थात इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा आपको पता क्या होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अर्थात फर्स्ट के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड में भी आप देखो बेटा, ये भी आपका sp2 है, ये भी sp2 है, तो सेकंड के अंदर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है।
थर्ड में देखो बेटा ये कार्बन आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी sp2 है, अर्थात यहाँ पर भी आपके ऑल कार्बन sp2 है। इसका मतलब यहाँ पर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा डी, क्योंकि आप देखो डी के अंदर ये कार्बन आपका sp2 कार्बन है, इस पर लगा हुआ कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे बेटा यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता। तो फर्स्ट में तो टोलून है बेटा, तो आप देखो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन आपका sp3 है, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ देखो बेटा ये कार्बन आपका sp2 है, इस sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन sp3 है, अल्फा कार्बन, और इस पर 2 आपके अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे आप देखो बेटा जहाँ पर ये कार्बन आपका sp2 है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन आपका sp3 है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे बेटा आपके 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट वाले में डी में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, अर्थात ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन sp3 अल्फा, ये कार्बन आपका sp3 अल्फा, इस पर भी एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है। बट बेटा अकॉर्डिंग टू ब्रिड्स रूल, अकॉर्डिंग टू ब्रेडिस रूल की अगर मैं बात करूं, तो ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिड वाला कार्बन अर्थात ब्रिजेड वाला जो कार्बन है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा बेटा डी, क्योंकि डी के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल इफेक्ट नेमली इंडक्टिव, मीजो एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको यहाँ पर वो एग्जांपल बताना है जिसके अंदर तीनों इफेक्ट होता हो, इंडक्टिव भी होता हो, मीजोमेरिक भी होता हो, और आपके हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में बेटा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, और अगर मैं मिथाइल क्लोराइड में देखूं तो यहाँ पर En का डिफरेंस है, तो यहाँ पर Cl का -I, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, मीजो और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकंड में देखो बेटा यहाँ पर आपका पाई है और ये सिग्मा है, तो यहाँ पर आपका पाई और सिग्मा होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पर आपका ये sp2 है, sp2 के रेस्पेक्ट में sp3 है, और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा यहाँ पर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और साथ में यहाँ पर आपका इंडक्टिव भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव केवल सिग्मा में होता है। इसी एग्जाम्पल में देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिस्टम में, तो यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये सी के सिमिलर है। उसके बाद में आप देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की सिस्टम में आपका रेजोनेंस अर्थात मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, मीजो हो गया। और बात रही इंडक्टिव की, तो बेटा यहाँ से COCH3 ग्रुप का -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो यही आंसर आपका होगा जिसमें इंडक्टिव भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। लास्ट वाले में देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, अर्थात इसके अंदर केवल रेजोनेंस हो रहा है, इंडक्टिव नहीं होगा, अर्थात रेजोनेंस से मतलब है मीजोमेरिक हो रहा है, जहां पर आपका इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसी में सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको यही बताना है। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो तो बी के सिमिलर है, तो आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 सी, और ये H डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका sp2 कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये sp3 है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इंडक्टिव और मीजोमेरिक नहीं हो रहा। सेकंड में देखो बेटा यहाँ पर सारी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, इसका भी -I, इसका भी -I, दोनों साइड -I है। सी में आप देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात मीजोमेरिक है, इंडक्टिव पॉसिबल नहीं है। बट आपका डी एग्जाम्पल है, उसमें आप देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसके अलावा मैं एल्डिहाइड को चाहूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये एल्डिहाइड हो गया, तो पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया। रही बात इंडक्टिव इफेक्ट की, तो बेटा आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका इस पूरी रिंग के ऊपर -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा बेटा डी, इसके अंदर आपके तीनों इफेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतानी है। दोनों आपके एलिफेटिक सिस्टम है और हमें पता है कि एलिफेटिक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितना है 1। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा 6 नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। इसमें आप देखो यहाँ पर 3 रेडिकल है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इथाइल है, अर्थात इथाइल को हम ऐसे लिख सकते हैं C2CH3, अर्थात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो कितने हो गए बेटा, यहाँ पर भी आपके 6 हो गए, तो यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पॉइंट है, हाउ कैन अप्लाई हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। कब होगा इंडक्टिव इफेक्ट, उसके लिए क्लियर कर दूं। देखो, कार्बन कार्बन और आर, ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप है। आपको इसका इफेक्ट चेक करना है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी यहाँ पर इसका प्लस हाई इफेक्ट लगेगा कब, ये आर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन है, अर्थात वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। अगर वो सिंगल बॉन्डेड और sp3 कार्बन है तो इसी कंडीशन पर बेटा हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो कहने का मतलब, अगर अल्काइल ग्रुप sp3 या सेचुरेटेड या सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वो देखिएगा, व्हेन अल्काइल ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन या सिंगल बॉन्डेड कार्बन, देन एग्जैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसी कंडीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ध्यान दे बेटा, ये आपकी वो कंडीशन है जहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। अब हम यहां से इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर की बात करेंगे। इफ आर इज, अगर मैंने आर सी ऑल्टवाइज 3 CH CH3 ऑल्टवाइज 2 CH2 CH3 और CH3 इस फॉर्म में लिया है। ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है। बताओ यहाँ पर किसका प्लस आई ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो बेटा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये होगा, अर्थात 3 डिग्री वाले का इंडक्टिव इफेक्ट मोर होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर मिथाइल ग्रुप है। अगर मोर मिथाइल ग्रुप होगा तो बेटा मोर प्लस आई होगा। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। नंबर 2, कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे या ये कब अप्लाई होगा। तो ये इसी के सिमिलर है, व्हेन अल्काइल ग्रुप अटैच टू, ध्यान रखना, व्हेन अल्काइल ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन, अटैच टू sp2 कार्बन, ध्यान रखना वहां sp3 कार्बन पर होगा, यहाँ पर आपका sp2 कार्बन पर होगा, जिसके अंदर आपका अनसैचुरेटेड, कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि उसके अंदर कोई भी आपका एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, एल्काइल कार्ब केटाइन हो सकता है, या फिर एल्काइल फ्री रेडिकल हो सकता है। इनमें से कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। तो व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच टू sp2 कार्बन या आपके अनसैचुरेटेड कार्बन से कनेक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जैक्ट होता है। देन एग्जैक्ट
हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। जैसे इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। आप देखिएगा ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसके साथ एल्काइल ग्रुप आपका कनेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन पर बेटा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर, आप देखिएगा ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज है, अनसैचुरेटेड है, ऐसी कंडीशन पर भी आर का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसा ही देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिएगा बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप है, तो आप देखो ये एल्काइल ग्रुप किसके साथ कनेक्ट है, sp2 कार्बन पर, तो यहाँ पर भी इस एल्काइल का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कार्ब कैटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ में कोई आपका एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, तो आपको पता है ये भी आपके sp2 कार्बन का पार्ट है, तो यहाँ पर भी इस एल्काइल का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपका एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट sp2 कार्बन या sp कार्बन से कनेक्ट है तो वहां पर हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा, और अगर आपका एल्काइल ग्रुप sp3 कार्बन पर कनेक्ट है बेटा तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये क्वेश्चन आपके AIPMT में आ चुका है पहले। अब हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें, इफ R इज, अब की बार भी मैंने R पहले लिया है CH3 ट्राई मिथाइल, सेकेंड में लिया है डाई मिथाइल अर्थात आइसोप्रोपाइल, थर्ड में लिया है मैंने इथाइल और फोर्थ में लिया है मैंने मिथाइल। अब की बार इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रुप आपका डायरेक्ट रिंग मतलब sp2 के साथ कनेक्ट है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो sp2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट मिथाइल कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। और इस अल्फा कार्बन पे देखो बेटा कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर देखो बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए यहाँ पर आपके हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर मिथाइल वाले का मोर होगा और 3 डिग्री वाले का लेस होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे के इनवर्स है। 3 डिग्री वाले का इंडक्टिव इफेक्ट मोर होता है, बट मिथाइल वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन मोर होता है, क्योंकि यहाँ पर sp2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पर हाइड्रोजन चेक किया जाता है, जबकि वहां पर मिथाइल ग्रुप चेक किया जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब तक हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेजोमेरिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर अप्लाइंग ऑर्डर की बात करेंगे, अर्थात किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम किस ऑर्डर को ध्यान देंगे, तो उसके लिए ध्यान दें, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइंग ऑर्डर। अर्थात सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले चेक किया जाएगा आपका मेजोमेरिक इफेक्ट अर्थात रेजोनेंस। उसके बाद में चेक किया जाएगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबके लास्ट में चेक किया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल में पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, उसका रीजन, क्योंकि आपको पता है बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में कंप्लीट डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, और पाई और सिग्मा बॉन्ड में से पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लीस्ट में इसलिए आता है क्योंकि बेटा यहाँ पर पार्शियली डीलोकेलाइजेशन या पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हमेशा पहले मेजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट देखा जाएगा। अगर वो ना हो तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ से टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ से टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें बेटा, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और एक होता है बेटा माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो ये आपके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। आपका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ये हमेशा बेटा ऑलवेज CH बॉन्ड पर होता है। याद करो, जब भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था तब आपने कहा था CH बॉन्ड या CX बॉन्ड का सिग्मा, तो ये ऑलवेज CH बॉन्ड में होता है, जबकि ये बेटा हमेशा CX बॉन्ड पर होता है। तो ये CH बॉन्ड पर होगा जबकि वो CX बॉन्ड पर होगा। अगर ये CH बॉन्ड पर होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस वाला कौन कौन देगा, तो गिवन बाय, ये किस किस के द्वारा गिवन होगा, एक तो एल्कीन के वाया, एक आपका एल्काइल बेंजीन, क्योंकि इसमें भी CH बॉन्ड होगा, इसमें भी CH बॉन्ड होगा। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो कार्बोकेटाइन उसमें भी होगा और कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब हमेशा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं बेटा। जबकि अगर माइनस की मैं बात करूं तो CX बॉन्ड है, और CX बॉन्ड में मेनली आपका जो है एक तो है CCl3 और एक है CF3, इन दोनों के अंदर हमेशा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब क्या होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, वो देखिएगा, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। C डबल बॉन्ड C H H और H, ये होता है बेटा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और पाई बॉन्ड बाहर आएगा, अर्थात इसमें सिग्मा बॉन्ड का जो मूवमेंट है तो क्या बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, या हम इसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स sp2 कार्बन, अर्थात sp2 कार्बन की ओर होता है। जबकि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा नहीं होता बेटा। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो आप C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का En मोर है बेटा, और मोर En होने की वजह से यहाँ से सिग्मा बॉन्ड इससे दूर नहीं जा सकते, तो अब की बात पाई बॉन्ड जो है ऐसे शिफ्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको बोलते हैं बेटा आपका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन का क्लासिफिकेशन। उसके अंदर सबसे पहला जो मैं ले रहा हूं उसके अंदर आपका जो है बेटा है वो है सिग्मा CH बॉन्ड, अर्थात CH बॉन्ड का सिग्मा पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। तो सबसे पहला जो केस है वो है बेटा सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, अर्थात वैकेंट p ऑर्बिटल, और गिवन बाय या अकर इन एल्काइल कार्बोकेटाइन, और ये हमेशा आपके एल्काइल कार्बोकेटाइन में अकर होता है। जैसे एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं बेटा, HCH2 और यहाँ पे प्लस, आप देखो प्लस वाला कार्बन sp2 होता है, इसके रेस्पेक्ट में सिग्मा, और यहाँ पर ये सिग्मा है, और ये सिग्मा CH बॉन्ड का है बेटा। तो ऐसी कंडीशन पर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ शिफ्ट होने से हाइड्रोजन कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन पर से पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा बट नॉन बॉन्ड, बिना बॉन्ड के साथ, इसलिए तो इसको हम नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। चलो इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो जरा देखिएगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होता है तो इसका नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा
वो एनर्जी लेवल डायग्राम ये हो जाएगा, एक पी ऑर्बिटल इसका, एक पी ऑर्बिटल इसका, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ से इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट रहेगा। तो ये होता है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहला आपका हो गया बेटा सिग्मा सी एच पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो कि अकर इन एल्काइल कार्बोकेटाइन। नंबर 2 आता है आपका बी सिग्मा सी एच फ्री रेडिकल, जिसको हम हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल बोलते हैं, अर्थात ये हाफ फिल है, पूरा नहीं है। वो आपके एल्काइल कार्बोकेटाइन में होता है, तो बेटा ये आपके एल्काइल फ्री रेडिकल में होता है, अक्कर इन एल्काइल फ्री रेडिकल कार्बन। कैसे, आप जरा देखिएगा, इसके लिए भी मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 फ्री रेडिकल, अर्थात ये भी आपका sp2 कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से आएगा और एक हाइड्रोजन पे रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा HCH, यहाँ पर हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा। चलो इसका भी हम ऑर्बिटल डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऑर्बिटल डायग्राम में देखो H H H, यहाँ पे C H H और ये इसके अंदर एक है, अर्थात ये आपका हाफ फिल्ड, इसको हम बोलेंगे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, अर्थात ये वैकेंट नहीं है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा H H C C H H, ये बन गया। अब आप देखो यहाँ से इनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा बट फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब अगर हम यहाँ से दोनों को मिलाकर ओवरऑल एक नोट लिखना चाहें बेटा, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल एक कंक्लूजन है कि अगर कभी भी आपको एल्काइल कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करनी हो, तो एल्काइल कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल की अगर स्टेबिलिटी की बात हो तो वो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन की जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे, मैंने आगे नहीं लिखा तो मैं पूरा लिख देता हूँ उसको, कि स्टेबिलिटी ऑफ alkyl carbocation and free radical explained by hyperconjugation and inductive effect। ध्यान रखना, इन दोनों को हम इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया एक्सप्लेन करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी नेक्स्ट सी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ से कंडीशन नंबर सी, सिग्मा CH बॉन्ड पाई बॉन्ड। पाई का मतलब हो गया बेटा फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये आपके जनरली तो अक्कर बाय एल्कीन एल्काइन एंड एल्काइल बेंजीन। इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल लिया है मैंने प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, डबल बॉन्डेड है और इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखिएगा, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिएगा बेटा, पाई सिग्मा सिग्मा है, तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। इसके वाया हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा H C H H
प्लस, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहेगा और यहाँ पर CH2 पर पाई बॉन्ड आने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, एक पे नेगेटिव एक पर पॉजिटिव है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेटा वो 4 हो जाएगी। 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन से 3 अलग अलग डिफरेंट बनेगी। हालांकि मैं चाहूं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो तीनों कौन कौन सी होगी। एक आपका ये स्ट्रक्चर होगा और एक बेटा आपका ये स्ट्रक्चर होगा। तो आप देखिएगा टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन प्रोपीन में अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन C1 और C2 के बीच में यहां पर आपका डबल बॉन्ड है और बेटा का डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर C1 C2 नहीं, अब मैं बात कर रहा हूँ C2 और C3 में। C3 में बेटा आपका सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है तो 1.34 और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1.4 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। बट हमने जब यहाँ पर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन प्रोपीन, अर्थात प्रोपीन के अंदर सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, जो कि 1.54 एंगस्ट्रॉम से तो लेस है और 1.34 एंगस्ट्रॉम से मोर है। ये ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इसका जो मेन रीजन है वो इसका रीजन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऐसा होता है कि प्रोपीन की सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा तो आप जरा देखो H डबल बॉन्ड, तो बेटा यहाँ पर C है तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, इसलिए इसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। इसी के साथ आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है स्पेशल पॉइंट में स्पेशल नोट, और उस स्पेशल नोट में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर। उसके लिए ध्यान दे बेटा, अल्फा CH बॉन्ड is greater than alpha CD bond is greater than alpha CT bond, अर्थात अल्फा CH बॉन्ड का जो इफेक्टिवनेस है वो मोर होता है किसके कंपेयर में? CT बॉन्ड के कंपेयर में। इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमें पता है बेटा CH बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है CD की और CD से ज़्यादा है CT की, अर्थात CT बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू CH, इसलिए बॉन्ड आपका डिफिकल्ट ब्रेक होगा, इसलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लेस होगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CT बॉन्ड इज हायर, इज मोर देन CH bond, hence more energy required to break, इसलिए इसको तोड़ने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, hence लेस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जबकि अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज स्मॉलर देन CT बॉन्ड, इसलिए बेटा इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा, और अगर इजीली ब्रेक होगा
तो बेटा मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ध्यान रखना बेटा, अल्फा CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा CT से मोर होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर है। अगर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर है तो ये डिफिकल्ट ब्रेक होगा, डिफिकल्ट ब्रेक होगा तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लेस होगा। पहला स्पेशल पॉइंट तो आपका ये होता है। अब आता है स्पेशल पॉइंट नंबर 2। स्पेशल पॉइंट नंबर 2 में मैं बात करूं तो बेटा एट मेटा पोजीशन, जो कि हमने मेजोमेरिक इफेक्ट में भी डिस्कस किया था, एट मेटा पोजीशन नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। क्यों? उसका रीजन ड्यू टू नो चार्ज ऑन मेटा पोजीशन, अर्थात मेटा पोजीशन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे देखिएगा, तो ऐसी कंडीशन पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, तो यहां पर केवल आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। जैसे CH3 और आपके पास यहाँ जैसे ग्रुप है ये CH2 प्लस है, जब ये पाई बॉन्ड बाहर आएगा और जैसे मुझे यहाँ पैरा पे मिथाइल का इफेक्ट देखना है, तो जब यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ मिथाइल, फिर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी। बट अगर यही ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, जैसे ये मेटा पर है। अब अगर ये मेटा पर है तो आपको पता है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, और ओनली यहाँ पर आपका कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा बेटा। तो इसलिए ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, मेजोमेरिक भी नहीं होता, ओनली मेटा पोजीशन पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से केस नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्पेशल नोट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करें। तो स्पेशल नोट नंबर 3 यह है कि कार्ब एनाइन नेवर शो हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्ब एनाइन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये कार्ब एनाइन है, और अगर ये कार्ब एनाइन तो यह आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इससे लगा हुआ ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और इस पर लगा हुआ आपका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। बट ये sp3 है, और हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ पर कंडीशन में sp2 होना चाहिए। क्यों नहीं करता, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा बोर्ड पे, H C H H और CH2 माइनस, और यहाँ ले रहा हूं मैं H C H और CH2 प्लस। यह है आपके पास कार्ब एनाइन, और यह है बेटा कार्बोकेटाइन। आप देखिएगा इसके आउटर मोड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इस इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, जबकि ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। आप देखिएगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो इसके ऑर्बिटल डायग्राम में आप देखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, इसके अंदर ये, इस पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये ऑर्बिटल है, इसमें नेगेटिव है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। तो बेटा ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि हमें पता है कि कार्बोकेटाइन के अंदर ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, इसके अंदर एक ऑक्टेट आपका पी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब बताओ, अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसलिए यहाँ पर तो आपका एच इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि कार्ब एनाइन के कंडीशन में नो एच इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होता, इसलिए कार्ब एनाइन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं करेगा। और कार्ब एनाइन के केस में हम कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन ये बना है कि बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन डज नॉट explained by
by hyperconjugation. ध्यान रखना बेटा, stability of carbanion does not explained by the hyperconjugation because carbanion contain 8 electron in outermost cell. अर्थात इसका जो आउटरमोस्ट सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। इसलिए वहां पर कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता और इसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी के साथ आपका बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों की आगे की स्टडी कंटिन्यू रहे।